नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीजेपी इस बार अपने कई सांसदों का टिकट काटने जा रही है। आपको मालूम है कि बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और अब सबकी निगाहें बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर टिकी हुई है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि आज बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ सकती है। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में एक और चर्चा काफी जोरों से हो रही है और कहा तो ये जा रहा है कि इस बार बीजेपी और जेडीयू दोनों ही अपने कई सारे सिटिंग एमपी को निपटाने जा रही है, यानी कि उनको बैठाने का मन बना लिया है बीजेपी ने भी और जेडीयू ने भी। तो आज हम इसी सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको भी जी। अरुण जी, जैसा कि हमने देखा भी है कि बीजेपी लगातार मैराथन बैठक कर रही है। बीते दिन भी हमने देखा था कि दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई थी और चर्चा के केंद्र में था बिहार। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही बना हुआ है कि अंदर से दिल्ली से क्या खबर आई है, किन नामों को काटा गया है और किन नामों पर मुहर लग गई है। देखिए, अभी सीट शेयरिंग तो बिहार में जो अभी गठबंधन है, इसमें एनडीए में 6 दल हैं, जदयू, बीजेपी, 2 लोजपा का जो घटक दल है वो है, मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं और एक नई एंट्री अभी जो चर्चा है जो वो है कि वीआईपी पार्टी भी इधर आ रही है। तो अभी तो सीट शेयरिंग ही जिसको आप कहिए कि ऑलमोस्ट फाइनल नहीं हुआ है। अभी उसमें खासकर चचा भतीजा का जो विवाद है वो एक अलग कारण बना हुआ है। और रही बात की अब दावेदारी का स्टेज ख़त्म हो गया है। अपनी मेरी जो जानकारी है उसमें सिर्फ लोजपा के खाते में पिछली बार 6 सीट इन लोग को मिली थी। जो 6 सीट ये लोग जीते थे, शायद उसमें भी एक आध कटौती हो सकती है। अच्छा, मतलब पहले 6 मिली थी, अब 5 मिल सकती है। और बीजेपी उसको इसी नज़रिए से देख रही है थी कि लोजपा एक ब्लॉक है, उसमें जो 6 जीते थे उसमें किस 5 को देंगे। एक सीट अभी खगड़िया, वहाँ उनकी माइनस होने जा रही है। खगड़िया माइनस होने जा रही है। खगड़िया जो है इस बार बीजेपी खगड़िया और बेगूस यहाँ नवादा, ये 2 सीट बीजेपी खुद चाहती है वहाँ लड़ना। तो इसलिए खगड़िया तो जो अभी चौधरी महबूब अली कैसर हैं, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष कभी हुआ करते थे, पिछली बार भी मतलब उनको, आप ये कह रहे हैं कि वो बे टिकट हो सकते हैं? हाँ, वो तो बे टिकट होंगे इस एनडीए फोल्ड में। तो ये है। दूसरा 2 सीट जिसको आप तय मानेंगे, उसमें एक सासाराम की सीट है जहाँ अभी छेदी पासवान सिटिंग एमपी है, वो वहाँ उनका टिकट कटना प्रायः तय दिख रहा है। अच्छा, समझी कि नहीं। दूसरा है रमा देवी की सीट है, बिल्कुल शिवहर की सीट है, वो उनका भी टिकट कटना तय हो रहा है। अच्छा। तो ये 70 पार वाले जो 5-6 लोग हैं, अब उसमें 4 मंत्री हैं बिहार से, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं, अश्विनी चौबे हैं, आर.के. सिंह हैं, इन लोगों के, और नित्यानंद राय हैं। तो इसमें नित्यानंद राय का तो कहीं बेटिकट होने का सवाल नहीं है। उसमें फिर राधा मोहन सिंह का है सवाल कि वो 70 क्या 74 हो गए हैं, तो उनका तो टिकट कटना तय है, ये भी दिख रहा है। और फिर जो 4 नाम आप बताए उसमें 4 केंद्रीय मंत्री, पटना साहिब और मोतिहारी, ये कुछ ऐसी सीटें हैं जहां चुनाव समिति कुछ प्रधानमंत्री को अंततः तय करना है। अच्छा, अब जो केंद्र, मतलब आप कह रहे हैं कि 2 ऐसी सीटें हैं जिस पर तय करना है प्रधानमंत्री मोदी को, पटना साहिब और, अब पटना साहिब और मोतिहारी का फैसला पीएम मोदी खुद करेंगे। और केंद्रीय मंत्रियों के बारे में, जो केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं, तो पार्टी में कोई स्टेट जिला से जो पर्यवेक्षक बना है अपनी रिपोर्ट भले दी हो, लेकिन जो कैबिनेट में मंत्री हैं उनको भी टिकट कटना है कि क्षेत्र बदलना है, यही परिपाटी रहती है, उसमें प्रधानमंत्री तय करते हैं। तो ये इतने नाम हैं जिसमें कि मैं आपसे बताऊं कि लगता है कि ये लोग पर इन लोगों का टिकट कट सकता है। अब उसमें फिर किसी को अवसर भी मिलेगा। सासाराम में तो लगता है कि वहाँ शिवेश राम या फिर अभी कांग्रेस छोड़कर आए हैं वहाँ एक्स मिनिस्टर मुरारी गौतम, उनकी चर्चा है कि उन्हें टिकट मिल सकता है। ठीक है। और कुछ सीट की अदला बदली भी संभावित है जदयू से।
और इतनी बात पहले भी मैंने आपसे चर्चा की है कि इस बार जो सीट का बंटवारा हो रहा है उसमें जदयू और बीजेपी के बीच बराबर सीट नहीं रहने वाली है। एक दो सीट बीजेपी की ज़्यादा होगी। और यदि मुकेश सहनी इधर आते हैं, जो अभी उन्हें शर्तें दी है कि हमको निषाद को आरक्षण चाहिए, अनुसूचित जाति में शामिल किया जाना चाहिए, ये एश्योरेंस दे तब हम आएंगे। शायद ये किसी का कोई आपने देखा नहीं, अभी हरियाणा आपके सामने उदाहरण है। बिल्कुल बिल्कुल कि हरियाणा में बीजेपी के सामने इफ बट लेकिन परंतु नहीं वो कोई किसी को आंख तिरे करके सौदेबाजी करके आज की तारीख में इसको मच अपर हैंड है बीजेपी का। बीजेपी सभी 40 सीट जीतने का लक्ष्य है, तो वो चाहती है कि स्मॉलर ग्रुप को भी हम लेकर चलें, सभी जाति सबको, अति पिछड़ी जाति, अगली जाति, सबको हम साधते हुए चलें और इस हिसाब से सबको मिला रही है। उसी में कहीं उपेंद्र कुशवाहा का भी, मुकेश सहनी का भी, जीतन राम मांझी का, सबकी अपनी अपनी जगह अहमियत है। लेकिन मुझे लगता है सब इन लोगों के खाते में एक एक सीट मिलनी है। ठीक है। कोई 2 सीट वाले कोई हो तो वो हैरानी होगी, या फिर उनके लिए बड़ी लॉटरी मैं मानता हूँ। उसमें अभी कोई है भी नहीं। चिराग पासवान को तो 4 से 5 सीटें। चिराग का तो पहले से था कि 4 सीट उनकी हो गई है। समस्तीपुर सीट जो है वो कहा गया है पारस को कि आप वो अपने खुद लड़िए, तो अब वो पारस को तय करना है कि वो कहाँ करेंगे। और यदि पारस इस फोल्ड में रहते हैं तो पारस की चिंता तो बीजेपी करेगी ना। हाजीपुर सीट तो उन्हें छोड़नी होगी, जो अभी तक बात अड़े हुए हैं, अब भी अड़े हुए हैं। लेकिन अंतर देखिए ना, अड़े रहेंगे तो क्या होगा। बीजेपी थोड़े चाहेगी कि वहाँ इनर फाइट हो। बिल्कुल बिल्कुल कि वो एनडीए में 2 कैंडिडेट थोड़े होगा, कोई एक ही कैंडिडेट ना होगा। तो उसमें चिराग जिस तरह से, और चिराग की अभी अहमियत है एनडीए में, तो आगे भी तो असेंबली का चुनाव भी तो देखना है ना बीजेपी को। जो यहाँ बीजेपी का है कि न सिर्फ 2024 जीतेंगे, 2025 भी पता करेंगे। तो ये सब कुछ उसी हिसाब से बीजेपी की रणनीति बिहार को लेकर है। बिहार की अहमियत है कि यहाँ फिर से सत्ता में वापसी बीजेपी की हुई है। नीतीश कुमार पलटी मार करके 28 तारीख हैं, हाँ, परिवर्तन हुआ और है। उसके बाद फिर इधर इस पाले में आ गए हैं। एक बड़ा झटका इंडी घटक दल को लगा है कि जो सूत्रधार थे वो इधर आ गए हैं। तो यहाँ तो बहुत कुछ सोच समझ करके इस तरह की रणनीति, इसलिए कि अभी लालू प्रसाद भी सामने हैं और फिजिकल प्रेजेंस है। इस बार तो लड़ाई होगी। वो पिछली बार से मुझे लगता है कि पहले तो 39 सीट जो जीती हुई सीटें हैं, उस जीत को फिर मेंटेन करना बिल्कुल मैं मानता हूँ आज भी कि ये कठिन चुनौती है जी। इसलिए लेकिन आज जो दूसरी सूची आ रही है, अपनी भूमिका में आपने बात कही कि पहली सीट तो 195 की आ गई, आज लगता है कि 100-125 कैंडिडेट्स की सूची आएगी। बिहार रहेगा उसमें संभवतः बिहार रह भी सकता है, नहीं भी रख सकता है। बिहार कैसे रहेगा? अब 17 सीट उनके सिटिंग एमपी हैं और अभी जिसमें से आप बता रहे हैं कि 5-6 का टिकट कटना तो लगभग फाइनल है। अब वो 7-8 का जिनका लगता है कि तय है, तो वो जैसे आर.के. सिंह का है, इन लोगों को तो उन लोगों को फिर उनका नाम सूची में घोषित हो सकता है। कुछ सीट ऐसी है कि हाँ, अब वो शाहनवाज हुसैन को काउंसिल में नहीं मिला। अब वो बीजेपी के एक मुस्लिम चेहरा हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, बिहार आए थे तो यहाँ एमएलसी बनाया गया, बिहार सरकार में मंत्री थे। अब जब हाउस में कहीं मेंबर नहीं बनाया गया इस बार, उनका काउंसिल में फिर जगह नहीं मिली, तो अब पार्लियामेंट में ही लड़ेंगे। और नहीं तो फिर क्या होगा कि मुसलमान होने की सजा मिलेगी। और तो काम भी बहुत बेहतरीन किया है शहनवाज हुसैन। देखिए, ये हमारा आपका आकलन है, पार्टी की जो समझ है वो ना। अब वो चर्चा है कि फिर कहाँ से लड़ेंगे साहब शाहनवाज। एक सीट चर्चा हो रही है कि वो अररिया से लड़ सकते हैं, किशनगंज का भी नाम, फिर वो खगड़िया सीट, और भागलपुर का भी नाम। इस बार कुशवाहा जाति से कोई कैंडिडेट लड़ना है, तो 2 सीट अभी दिख रही है, वो भागलपुर और खगड़िया। तो कुछ इस तरह की अभी तस्वीर बनी हुई है, जिसमें फाइनल नहीं कहा जा सकता है कि उन सीटों पर पार्टी ने क्या फाइनली माइंड अप्लाई किया। लेकिन जो बीजेपी के नेताओं से बातचीत हुई मेरी, उसमें उन लोगों का कहना है कि ये जितनी बात अभी आपसे मैंने चर्चा की, ये सब उनके सामाजिक समीकरण, विभिन्न जाति समूह को साधने की भरसक कोशिश, अति पिछड़ा को, महिला को तवज्जो देने की बात, ये सब कुछ सामने रखते हुए टिकट का की घोषणा तय होगी। लेकिन अभी तो के हिसाब से कम 17 में 6-7 को तो टिकट कटना है। ये बड़ी संख्या है अरुण जी, 6-7 को बेटिकट होना पड़ेगा। ये कोई मामूली बात नहीं है। जदयू में भी
जी, हम उस पर भी आएंगे। मेरा दूसरा सवाल आपसे यही है कि जो मैंने शुरुआत में इस बात का भी जिक्र किया था कि ना सिर्फ बीजेपी अपने सिटिंग एमपी को इस बार बैठाने जा रही है, बल्कि जेडीयू भी कईयों का टिकट काटने वाली है। जेडीयू में वो कौन-कौन से नाम है अरुण जी जिनको इस बार बैठना पड़ सकता है? जेडीयू में तो बहुत कुछ इस तरह से विमर्श नहीं न होना है। वहाँ तो ऑल इन वन है। मतलब नीतीश कुमार इज जेडीयू एंड जेडीयू इज नीतीश कुमार। यस, तो ऑल इन वन है, इसलिए उनको अकेले तय करना है। तो जिस दिन अध्यक्ष बने पार्टी का दिल्ली में, एक सीट उन्हें अनाउंस कर दिया सीतामढ़ी की, भाई देवेश चंद्र ठाकुर हमारे कैंडिडेट होंगे, टिकट लड़ेंगे चुनाव। वो सीट भी उनकी। लेकिन बीजेपी ने भी कह दिया था सीतामढ़ी आकर कि सीतामढ़ी में कमल खिलेगा। नहीं, सीतामढ़ी उनकी सीट है नहीं। कमल तो सब जगह जहाँ गए बीजेपी। लेकिन हो सकता है कि रिशफलिंग नहीं, कमल वो सीट हमें नहीं लगता है। वो सीट अभी कल ही मेरी बात हो रही थी, और वो पूरी तरह से वहाँ चुनाव तैयारी में लग गए हैं, दफ्तर खोल दिया है। तो वहाँ देवेश चंद्र ठाकुर लड़ेंगे ही लड़ेंगे, और नीतीश जी शायद वो सीट पर कोई बात नहीं है। मतलब आपने देखा सीतामढ़ी पर कोई समझौता नहीं। अब समझौता क्या, बीजेपी मांग भी नहीं रही है जी। अब वो एक शिवहर सीट है। अब शिवहर में यदि रमा देवी नहीं लड़ेंगी तो कौन लड़ेगा? वो सवाल एक उठता है कि वहाँ फिर बीजेपी, इसलिए कि मोतिहारी भी बगल में है जी। अब सामाजिक समीकरण जो आसपास है ना, कुछ हिसाब से वो प्रमोद कुमार हैं जो एक्स मिनिस्टर थे, वो मंत्रिमंडल में यदि जगह नहीं मिलेगी, मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है, बिल्कुल। उसके पहले सीट तय हो जाएगी, कैंडिडेट तय हो जाएगा। तो प्रमोद कुमार को यदि इधर अवसर नहीं मिला तो मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, उनकी भी चर्चा होती है मोतिहारी से। लेकिन जो जिन नामों की चर्चा मैंने की, 70 पार जो लोग हैं, जेडीयू से किन की टिकट कट सकती है? ये जेडीयू में जैसे इस पर खतरा मंडरा सबसे बड़ा है, जैसे अब मुख्यमंत्री का गृह जिला नालंदा है। अब नालंदा से वहाँ उन्हीं का गृह जिला उनको तय करना है। अब इस बार फिर कौशलेंद्र होते हैं कि वहाँ कोई और होता है? कोई और नहीं, मनीष वर्मा की एक चर्चा है। फिर दूसरे राजीव रंजन हैं। जी। अब ये मैं मानता हूँ कि इस बार यदि नीतीश जी के इस पाले में आरसीपी सिंह की राजनीति फंस गई। हाँ, और क्या, वो तो जो अभी वही मेहनत कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री से पंगा लेकर बुरी तरह से फंस गए हैं। कहिए कि वो राजनीति में ही घिर गए, वो एक तरह से इधर से भी गए, और अब जो नीतीश जी इधर आ गए तो आरसीपी के लिए कौन विचार करे? बिल्कुल। तो एक तो नालंदा वाली सीट है, तो एक नालंदा सीट है। जी। मुंगेर सीट की भी बात है कि मुंगेर सीट में ललन सिंह को फिर टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है, एक बड़ा सवाल है। ये देखिए सस्पेंस है ये। ठीक है। अब वो भला भी जो ललन सिंह पार्टी में एक बड़ी हैसियत थे, कल तक सब दूसरे का टिकट तय करते थे, आज वो है कि वो शायद लड़ेंगे कि कौन लड़ेगा। 50-50 है यहाँ पर। हाँ, वहाँ भी एक तरह से संशय तो जरूर है। जी। कोई नहीं कहने की स्थिति में है कि वो लड़ेंगे ही। फिर लड़ेंगे तो उनका जिस तरह से उनका बीजेपी के साथ रहा है, अमित शाह के साथ रहा है, जिस ढंग से उनका, वो एक सवाल उठता है कि क्या होगा। तो ये 2 सीटें हो गई, और भी कोई सीट है? नहीं, अब फिर कई ऐसी देखिए, अब जैसे काराकाट सीट है, यदि वहाँ चाहिए, जहाँ उपेंद्र कुशवाहा लड़ना चाहते हैं, तो जदयू की सीट है जी। तो यदि वो वहाँ महाबली सिंह है सिटिंग एमपी, तो उनका कटेगा, तो सीट है। उसी तरह से फिर जीतन राम मांझी हैं, गया से लड़ना, गया की लड़ना चाहते, तो गया में जो सिटिंग एमपी है, हाँ, वहाँ भी उनको ये होना होगा। तो कई सीटें ऐसी हैं जिसको, अब वो औरंगाबाद की सीट है, वो औरंगाबाद में क्या फाइनल होता है और वो देखना है। इसलिए कुल मिला कर ये आप कह सकते हैं कि कुल मिलाकर यदि 20 से 25% मतलब वो 10 सिटिंग एमपी एनडीए के उनका टिकट निश्चित कटेगा। 10 सिटिंग एमपीज का टिकट कटने जा रहा है इस बार, मतलब ये बड़ी बात है। अब वो इंतजार कीजिए सूची आने का। अब तो ये सारी बात अभी जितनी हो रही है, जो सियासी गलियारे में चर्चा है, जो पार्टी के नेता बता रहे हैं वो है, लेकिन अंत देखिए बीजेपी में अंत फैसला लेना है, वहाँ पीएम मोदी को लेना है, अमित शाह जी को लेना है। और बिहार की सूची के संदर्भ में तो खुद अमित शाह ने और नड्डा ने बिहार की कोर कमेटी के साथ खुद ही डिलीब्रेशन किया है, बैठक की है। इसलिए अब उनको कुछ बताने कहने के लिए कुछ है नहीं। बिहार को लेकर माइंड मेकअप हो गया है कि किसको लड़ना है, किसको नहीं लड़ना। अच्छा, तो मतलब आप ये भी कह रहे हैं कि उस दिन जो बैठक हुई थी, मैराथन बैठक हुई थी अरुण जी, उसमें बिहार वाली लिस्ट तैयार हो चुकी है? बिहार की लिस्ट फाइनल हो गई है, आपको टिक क्रॉस लग गया है। वो इसलिए कि उस बैठक में जेपी नड्डा भी थे, जो दिल्ली में नित्यानंद राय जी के घर बैठक हुई थी, उसमें अमित शाह भी थे और जेपी नड्डा भी थे।
अब इसके बाद कोई और बड़ी हो तो यही लोग रहेंगे चुनाव समिति में। जी जी तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, जैसा मैंने आपसे कहा कि केंद्रीय मंत्री जो बिहार से हैं उनकी सीट और 2 सीट जो आपको मैंने बताई है कि एक मोतिहारी की सीट है, दूसरा पटना साहिब की सीट, बिल्कुल जी। ये तय करना है प्रधानमंत्री जी को। मतलब ये 2 सीटों पर पेंच फंसा हुआ और है। इसमें कोई स्टेट लीडरशिप, चुनाव जी, समिति, जी। पैनल, ये सब कुछ बहुत इसमें अहम किरदार हाँ, अदा नहीं नहीं है। करने जा रहा है। तो एक स्थिति यही है और वो इसलिए सिर्फ यही अभी मुझे लगता है कि आज से कल तक में जी अब 2 दिन और इंतजार कीजिए, 15 को चुनाव की घोषणा के पहले इतना डिले नहीं होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि 2 दिन में पिक्चर क्लियर हो जाएगी? बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगा। आज तो दूसरी सूची जब आ रही है जी 100-125 सीट की, बिल्कुल। तो फिर ये थोड़े है कि चुनाव घोषणा हो जाएगी या ये सब मामला लटका रहेगा। भाई 39 सीट जो गठबंधन जीते हुए है उसमें द्वंद्व कहाँ है? जो नए पार्टनर आए हैं उन थोड़ा कोई बार्गेन करने की स्थिति में नहीं है। ठीक है जी। दावेदारी करना, अपनी पार्टी के लोगों को मैसेज देना एक अलग बात ये अलग होती बात है, है। जी। यहाँ एकोमोडेशन का सवाल है। जी लेकिन बीजेपी को कोई भी आंख नहीं दिखा सकता। नहीं, अब देखिए, अभी जैसे दिल्ली जानी हो तो हम कोई जी। बर्थ पाने की कोशिश करते हैं, तो जो सब अभी आए हैं उन लोग को बर्थ चाहिए, एकोमोडेशन चाहिए। कौन है इसमें जो डिक्टेशन कर, किसकी बहुत जरूरत है? जी जी अब उसको अपनी अहमियत, अपना भविष्य, अपनी राजनीति संभालनी है। जो अभी एनडीए में जो लोग हैं अभी साथ में, उनकी स्थिति मैं इसी रूप में देखता हूँ। इसलिए कि ये चुनाव जो है तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नाम, चेहरा और काम पर न लड़ा जाना है। इस बार 400 पार और तीसरी बार भी मोदी सरकार। और बिहार में ये है कि नीतीश जी फिर वही गठबंधन है जो लोकसभा के पिछले चुनाव में था, उनके लिए भी ये चुनौती है उस जीत को दोहराना। जी अच्छा, आपको क्या लगता है कौन कौन से ऐसे नए चेहरे हैं जो इस बार चुनावी मैदान में हमें दिख सकते हैं? चाहे वो बात हम बीजेपी की करें या जेडीयू की करें। अभी उस बारे में अभी कहना इसलिए कठिन है कि देखिए पैनल न गया है, कोई एक नाम तो तय नहीं है। जैसे यहाँ 2 प्रमुख दावेदार हैं पटना साहिब से, यदि रविशंकर प्रसाद को फिर नहीं मिलता है जी। तो अभी सबसे आगे नाम है ऋतुराज, जो बहुत मेहनत करते रहे हैं। तो और ये दूसरा नाम नितिन नवीन की भी चर्चा कहीं न कहीं पार्टी में हो रही है। जी जी। लेकिन नितिन नवीन को तो मैं जानता हूं कि कम से कम जो शहर में वो भले हों, 2 कंस्टिट्यूंसी होती है, फतुहा और बख्तियारपुर भी इसमें। तो उसमें ऋतुराज तो पहले से सक्रिय रहे हैं। बिल्कुल, और नाम उन्हीं का चल भी रहा है जी। अब वो बकिए तो और कोई है नहीं। मुझे लगता है कि कहीं दूसरी कंस्टिट्यूंसी में कोई दूसरा नाम है, चौबे जी का वहाँ है। तो आपने देखा एक आईपीएस ऑफिसर हैं जी। उनकी चर्चा है। फिर वहाँ एक कार्यकर्ता है कौन दुबे हैं बक्सर में। हाँ जी। लेकिन वहाँ चौबे जी का आज ही उनको तो असाइनमेंट मिला हुआ है जी। आज भी वो प्राइम मिनिस्टर का कार्यक्रम है उसमें है। कल फिर वो दिल्ली में उनका भूटान के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, उसमें उनको वहाँ रहने के लिए पीएमओ से कहा गया है। तो असाइनमेंट जब इस ढंग से मिल रहा है तो चौबे जी के बारे में बिल्कुल अभी कैसे कह दिया जाए कि बेटिकट होंगे। हालांकि कोई जो सिटिंग एमपी है सब कोई दावा नहीं कर रहा है कि बस, जैसे मैं देख रहा हूँ कल बात हो रही थी देवेश चंद्र ठाकुर से, तो वो अपनी पूरी कंस्टिट्यूंसी में लग गए हैं। ऐसा एक एमपी अभी एनडीए का हमको नहीं मिला है जो कहा कि बस चले, अब हम कार्यालय खोल दिए हैं, अब तो चुनाव घोषणा बाकी है तो क्या करेगा। बिल्कुल इस तरह से अभी सिटिंग एमपी में अभी भी नेताओं को नहीं पता है। गजब संशय है भाई। अब कोई इस बार वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं या नहीं। हाँ यही की स्थिति आप समझिए कि अभी बीजेपी में हाई कमान क्या है और नीचे दूसरा कोई कमान ही नहीं है। अच्छा, एक और सवाल है जो जहन में आ रहा है अरुण जी। हमने देखा था कि पिछले दिनों बिहार में पाला बदल का खेल हुआ था और हमने देखा था कि कई ऐसे विधायक हैं जो इधर से इधर आ गए थे। तो क्या इस बार हम उन्हें भी लोकसभा चुनाव में देखेंगे? हाँ बिल्कुल। देखिए अभी डॉक्टर संजीव हैं जी, जो अभी से ही बजट क्षेत्र में नहीं, अभी तो उन्होंने दावा कर दिया बागी क्या, उन्होंने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप हमें बागी समझते हैं तो हम बागी हैं। तो एक तो नाम आपने सब डीएन गौतम ने पाला, वो मुरारी गौतम ने बदल लिया है, तो सासाराम चले गए। अभी मोकामा की एमएलए हैं नीलम देवी जी, वो भी चुनाव लड़ेंगी। पिछली बार लड़ी थी ना जी, कोई पहली बार थोड़े लड़ेंगी, पिछली बार लड़ी थी, वो कांग्रेस कैंडिडेट थी। तो यदि वो दावा कर रही हैं तो दावा तो है ना आपके सामने, वो आ गई हैं इसी फोल्ड में। जी, वही पाला बदली है ना, राजद की एमएलए हैं। तो कुछ लोग ने जब पाला बदला है तो यूं ही नहीं ना बदला होगा। तो मतलब
उनका लोकसभा टिकट कंफर्म है? नहीं, कंफर्म कौन करेगा? कंफर्म तो अब अभी जैसे सब जो सीटिंग है उन्हीं का भी द्वंद्व है। तो जो नए आए हैं उनमें एक चर्चा वहाँ जरूर हो रही है सासाराम वाले की, कि सासाराम में यदि छेदी को नहीं मिलता तो ये दो नाम हैं अभी सामने जी। अब वो फिर क्या होता है। पहले से ललन पासवान वहाँ बैठे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो भी कभी जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष थे, इधर आए थे इसी कारण से। जी। और फिर नया एक सिटिंग एमएलए आ गए वहाँ, पहले से शिवेश राम वहाँ लगे हुए थे। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि दावेदार कई हैं। दावेदार कई हैं। अब वो सीट 40 ही है। सीट 40 है और दावेदारों की संख्या करेंगे तो बहुत है। 60, 70, 75 हो जा रहा है। जी जी। सभी दल में है, वो तो होता ही है ना। हर आदमी अपना भविष्य संवारने की भरसक कोशिश करता है। एक आखिरी 2 दिन सवाल और इंतजार कीजिए, जी। सूची आ जाएगी। दूसरी सूची कब तक, क्या लगता नहीं है? देखिए, बिहार की आज सूची तो यदि बीजेपी की जो अभी संभावना भर रही जी, है, जी। कोई निश्चित नहीं है कि जो बीजेपी की दूसरी सूची आ रही है उसमें बिहार में 5-7 लोगों का होगा, नहीं भी हो सकता है। जी। ये क्या मतलब ये 50-50 वाला चांस है। 50-50 वाला चांस है। जी। आज शायद बिहार की सूची नहीं आवे, लेकिन बिहार तो महत्वपूर्ण है। 40 सीट वाले बिहार में इतना, जब फिर भाजपा सत्ता में आ गई, यही क्यों द्वंद्व है? बिल्कुल, यहाँ क्यों इस तरह से पेच फंसता जा नहीं, रहा है? पेच नहीं है, वो क्यों सस्पेंस पे रखा गया है? वो अब तक सिर्फ सभी लोजपा वाला मामला। कहाँ मांझी जी तो कहीं नहीं कह रहे हैं एक सीट की बात है। जी। अब वो उपेंद्र कुशवाहा की बात हो रही थी कि 2 सीट चाहते नहीं, हैं। पहले तो 3 की बात हुई, अब 2 की बात बहुत हो लोग रही है। 4-5 भी मांगने वाले लोग हैं उसमें। ये सबसे दावेदारी अलग है और मिलना क्या है वो ना सवाल है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि चाचा भतीजा की वजह अपना से राजनीतिक पेच भविष्य संभालने, अपने राजनीतिक अस्तित्व की बचाने की लड़ाई लोग लड़ रहे हैं सभी। इसलिए अवश्य तय हो जाना है। अभी वो भी 2 दिन का इंतजार। और बात तो आपने भी खबर देखी होगी जी। कि विनोद तावरे ने भी बात की, मंगल पांडे ने बात की। बिल्कुल बिल्कुल। ये चिराग की बात मैं कर रहा हूँ, पारस की बात, दोनों को समझाने की कोशिश हो रही है। पारस ने तो साफ कह दिया कि ना दिल मिलेगा, ना दल मिलेगा, ना ही परिवार ये मिलेगा। परिवार में कभी इस तरह का होता है? ये सब अभी सब राजनीति होती है। और दिल तो अब यहाँ सब, ये सब कुछ पॉलिटिक्स में अस्थाई न दोस्त होता है, न दुश्मन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपने कल्पना की थी कभी लालू जी नीतीश जी साथ होंगे? नीतीश जी का वो सब नरेशन याद कीजिए, मिट्टी में मिल जाएंगे। बिल्कुल। फिर कहाँ हैं अभी? जी, मुख्यमंत्री हैं। नहीं, फिर बीजेपी के साथ हैं। मुख्यमंत्री तो तब भी थे जब ये बोल रहे थे। जी। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि राजनीति में ना कोई अस्थाई दोस्त होता है। तो घर में चचा भतीजा है। हाँ, दोनों में दुखद है ये दोनों का जो। बिल्कुल, तो अब देखना होगा। ये घर का विवाद जो जिस ढंग से पार्टी टूट गई आज, दोनों में जिस ढंग से एक ड्रामा ही इसको कहिए जो हो रहा है। तो अभी तो ये कोशिश लोग कर रहे थे कि दोनों मिल जाएं, लेकिन फिर कहते हैं कि नहीं, जो पारस की बात आप अभी दोहरा रही हैं, तो ये सब देश मिल जाता है। जी। और ये चचा भतीजा में पता नहीं किस तरह से गला काट जिसको कहिए, युद्ध नहीं महायुद्ध दिख रहा है इसको। कि यहाँ पर मिलने को तैयार नहीं है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। और देखना ये भी होगा कि आज बीजेपी की जब दूसरी लिस्ट आती है तो उसमें बिहार उस फहरिस्त में शामिल होता है या फिर नहीं होता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? लोगों का ये है, बिल्कुल कटना तय है। तो अब देखना होगा जी, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।